बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है जो हमारे शो का मेन पॉइंट होगा। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम भी कल से T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, क्योंकि वनडे सीरीज़ सब बहुत कन्विंसिंगली हरा चुकी है पाकिस्तान की विमेन टीम 3-0 से। तो उस पर भी हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट मौजूद है फ्रॉम दी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल गफ़ार साहब। उनकी भी आपको रिपोर्ट हम सुनाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया और क्या पाकिस्तान को करना चाहिए था ये जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है इस हवाले से। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है जो आएगी पाकिस्तान और ट्राई नेशन खेलेगी, तो वो भी आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत में शामिल है। मेरे गुफ्तगू में शामिल पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता हूँ। कराची स्टूडियो में बैठे हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपके लिए एक बात है मेरे पास आज। मेरे लिए? हाँ, अजान उवैस ने पहली टेस्ट में सेंचुरी बना दी, बहुत धूम हो रही है, अच्छी बात है, 14वां लड़का है वो। लेकिन फास्ट बॉलर्स भी तो 5 विकेट लेते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि आप भी वो फास्ट बॉलर हैं जिसने पहली इनिंग में 6 विकेट लिए थे। यार अब ये मुझे नहीं पता कि क्या सोच है लोगों की। लोग ये समझते हैं क्या 100 रन किए हैं, ठीक है, पूरा दिन उसने विकेट पे स्टे किया है, या 4-4 घंटे वो विकेट पे जो है वो स्टे उसने किया है, इस वजह से शायद बात करते होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर की बहुत टफ़ जॉब होती है, बैट्समैन से ज़्यादा टफ़ जॉब है, मुश्किल काम है बैट्समैन का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंजरी के मसाइल ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के होते हैं। फिटनेस अगर उसकी नहीं है वो गेंद ही नहीं कर सकता, ठीक है। लंबी बॉलिंग उस वक्त तक करेगा जब तक हार्ड ट्रेनिंग फिटनेस अपनी नहीं रखेगा, तो कैसे सब कुछ कर सकता है। तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बैट्समैन के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन बैट्समैन सिर्फ उसी 20 यार्ड्स में भागता दौड़ता है, ठीक है। बैट्समैन इतनी दूर से आता है, किसी का 25 यार्ड का रनअप होता है, किसी का 30 का होता है, किसी का बॉलर किसी का 15 यार्ड का होता है, वो भागना है, ठीक है। वो नेल्स जो है ना वो बड़े प्रॉब्लम करते हैं, उसके लिए बड़ी फिटनेस आपको चाहिए होती है। तो कभी आपको 25-25 ओवर करने पड़ते हैं एक दिन में, कभी 20-20 ओवर करने पड़ते हैं। ये तो आजकल के दौर में ये वर्कलोड का सिलसिला शुरू हो गया ना। पहली इनिंग में मुझे आपका याद है आपने 28 ओवर किए थे। बिल्कुल। और आपने जैक कैलिस, आपने हाशिम आमला, आपने स्टीव्स, आपने ग्रैम स्मिथ, आपने अल्वीरो पीटरसन तो खैर उस वक्त नहीं था, एलो पीटरसन ओपनर जो उनका पीटरसन, तो आपने बड़ी विकेटें ली थी। हाशिम आमला द ग्रेट, तो बड़ी विकेटें आपने ली। लेकिन वो तो टेस्ट मैच तो मतलब यानी वो ऐसा टेस्ट मैच था मेरे लिए, वो तो जब मुझे बताया खेलना तो मैं तो वैसे ही सोच रहा था यार आउट कैसे होंगे इस टेस्ट मैच में। जाहिर सी बात है वो जो आज मैं चीज़ों को समझता हूँ वो बिल्कुल साइड लाइन लगाने के लिए टेस्ट मैच मुझे खिलाया गया था। इंग्लैंड में तो एक मैच नहीं मिला था, तो वो अब समझ आती है ना चीज़ें कि ये मसले मसाइल थे। लेकिन उस पर भी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, उस विकेट पे जहाँ पे पहले 6 आउट मेरे ही थे। हाँ। और जब छठा आउट हुआ था तो मैं जब रनअप में वापस जा रहा था तो मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने बोला या अल्लाह मेरे से कोई ऐसा काम आज करवाने जा रहा है, लगता है 10 के 10 मेरे ही हैं, क्योंकि किसी के कोई आउट ही नहीं थे, कोई आउट ही नहीं कर पा रहा था। वो उसकी रीज़न ये नहीं थी कि आउट क्यों नहीं, उसकी रीज़न ये थी इतनी फ्लैट विकेट थी वो, ठीक है। डिविलियर कोई 250 से ऊपर रन कर गया था, वो 70-72 कितने रन कर गया था वो, ठीक है, आउट ही नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद हमने भी बड़ी बैटिंग में पिद्दी लगाई थी उनकी, तो मतलब यानी बहुत टफ विकेट थी। टॉस हम जीते थे, हमने सोचा कि 1.5-2 घंटे का, मिसबा ने प्लान किया था कि 1.5-2 घंटे का जो हमें सेशन है वो विकेट न्यू है, थोड़ा स्विंग सीम हुआ तो हमें विकेट्स मिल जाएंगी, तो वो उसका हमने एडवांटेज तो उठाया। लेकिन बाद में इतना सीधा विकेट हो गया था, स्पिनर भी सईद अजमिल थे उसमें, अब्दुल रहमान थे, तो फास्ट बॉलिंग में मैं था, मोहम्मद शमी था, उमर गुल थे, हम थे। तो मतलब यानी सबकी ब्रेकें लग गई थी। मेरे भी 6 आउट हो गए, बस वो अल्लाह ने मेरा साथ देना था। लेकिन वो ऐसा उस विकेट पे सर मॉर्कल, जैक कैलिस, डेल स्टेन सब पागल हुए थे यार, टेस्ट मैच खत्म हो, जान छूटे किसी तरीके से। अबू धाबी में टेस्ट मैच था, विकेट में इतना कुछ था ही नहीं। तो बात ये है कि जब कोई भी फास्ट बॉलर डेब्यू में भी आउट करता है तो उसकी भी उतनी ही बात होनी चाहिए, क्योंकि डेब्यू में 5 आउट करना या डेब्यू में 100 करना, इवन डेब्यू में 50 भी करना बहुत बड़ी बात होती है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर को लेके आप इतनी बड़ी इनिंग खेलते हैं या इतने ज़्यादा आउट कर जाते हैं, तो वो उस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यही मकसद था, क्योंकि ये फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने भी कारनामा अंजाम दिया है। दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट होते हैं उनका तारुफ आपसे कराऊंगा, हमें भी वो एज अ बैटर उन्होंने पहले टेस्ट में सेंचुरी की थी। तो दोनों बिल्कुल अपने अपने शोबे के मायानाज प्लेयर हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में शानदार कारनामा अंजाम दिया। ये कारनामा अंजाम देने वाले 15 खिलाड़ी हैं, 15 ऐसे बॉलर्स हैं
जिन्होंने पहली इनिंग में 5 आउट किए, और आखिरी जो 5 आउट किए वो आसिफ अफरीदी ने किए पिछले बरस। उससे पहले समी, उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं, मैं सबके नाम के, आमिर जमाल है, लोग कहते हैं मुझे आमिर जमाल हैं, आमिर नज़ीर हैं, और भी लड़के हैं बहुत सारे। आपको चले क्रिकेट का बहुत पता है। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की 100 करने वाले बैटर्स की लिस्ट। इसमें अब नया नाम जो इजाफा हुआ है वो अजान उवैस का है। उससे पहले कामरान गुलाम, आजकल वो भी गायब हैं, आबिद अली वो भी गायब हैं, उमर अकमल वो भी गायब हैं, फवाद आलम वो भी अब नहीं हैं, यासिर हमीद ने एक टेस्ट की 2 इनिंग में सेंचुरी की थी, ये वाहिद आदमी है। और कराची में बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट मैच हुआ था। तौफीक उमर, यूनुस खान, अली नकवी, अज़हर महमूद, मोहम्मद वसीम, सलीम मलिक, जावेद मियादाद और खालिद इबादुल्ला। ये जो आप लिस्ट बता रहे हैं, हाँ, इसमें कितने बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम नहीं है? बिल्कुल। इसमें लेजेंडरी प्लेयर सईद अनवर का नाम इसमें नहीं है, उसके अलावा आमिर सुहेल का नाम नहीं है, उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ का नाम इसमें नहीं है, जावेद ज़हीर अब्बास का इसमें नाम नहीं है, इंज़मामुल हक का नाम नहीं है। हाँ, तो ये मुश्किल काम है। ये मेरा कहने का मकसद क्यों था? ये मेरा कहने का मकसद ये था कि जो क्रिकेटर लंबी क्रिकेट खेलता है ना, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ही अचीवमेंट हासिल की है, ठीक है? ये अचीवमेंट उसके लिए भी होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जिसने अपने डेब्यू 5 आउट किए और जो है 100 किए। चलो ठीक है, ये तो बैटर्स की बात हम कर रहे थे। अब टेस्ट मैच की भी बात हम कर लें जो पाकिस्तान ने खेला। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने आगाज़ इतना मुनासिब नहीं किया था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने वो बॉलिंग नहीं की जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। शाहीन अफरीदी हों या हसन अली हों या और दीगर फाज बॉलर्स हों, नुमान अली जो कि बहुत मायनाज स्पिनर माने जाते हैं, वो भी बिल्कुल नाकाम नज़र आए। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने वो कारनामा अंजाम दे दिया कि शानदार। अब्बास ने जो 5 विकेट्स हासिल किए इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, उसने उन्हें सफ़े अव्वल के बॉलर्स में शामिल कर दिया। पहले तो उनकी विकेटें देखें, मोहम्मद अब्बास विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं जैसा कि अब्बास कर रहे हैं। अभी रिसेंटली फर्स्ट क्लास सीज़न में मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी मोहम्मद अब्बास से, और ये बहुत मेहनत करते हैं। मैच के दिन से पहले कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, कितना अपनी गेंद को सही जगह फेंकने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी ये कर रहे थे। सामरियाल से इनका ताल्लुक़ है और ये इनका दूसरा डिसमिसल। हमाद भट्ट ने कैच पकड़ा। तनवीर, आप कुछ कहें अब्बास के, तो आप बहुत बड़े। देखिए, इस टेस्ट मैच के हवाले से मैंने कुछ डिफरेंट बात की है अब्बास के लिए। देखिए, अब्बास ने पहली इनिंग में 5 आउट किए। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि अगर मैं अब्बास को बॉलिंग के बारे में कुछ चीज़ें अगर बताने की कोशिश करूंगा या बताऊंगा, तो मेरे ख्याल है वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं अब्बास को समझा रहा हूँ, ठीक है ना? उसकी मतलब बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि जाहिर बात है उसके इतने आउट हैं, 875 आउट फर्स्ट क्लास में है, 100 आउट टेस्ट में। तो अगर मैं उसको टेक्निकल चीज़ें बॉलिंग ये वो बताऊं, वो मेरे ख्याल में वो एक उसकी रिस्पेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ, ठीक है? जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मज़ा नहीं आया अब्बास की इन विकेट्स के ऊपर, ये जो उसने विकेट्स ली हैं। बिल्कुल पहली विकेट तो बड़ी अच्छी ली थी। हाँ, बिल्कुल उस पे मैं आता हूँ। आउट 5 किए। मैं ये सोच रहा था कि जिस किस्म की विकेट है, जिस तरह का एडवांटेज लिया है शान मसूद ने टॉस जीत के, जो विकेट था, इन 5 में से कम 3 से 4 ऐसे आउट होते, लेग बिफोर होते, बोल्ड होते, कॉर्ड बैंड होते, स्लिप होते, वो बिल्कुल नहीं लगी। अब्बास जैसे बॉलर को इस तरह इस विकेट पे आउट करने चाहिए थे, जिसका इतना एक्सपीरियंस है। मैं अब्बास को ये विकेट्स नहीं मानता, पीछे बॉल की मारा आउट हो गया, कट पे मारा पॉइंट पे आउट हो गया, ठीक है ना, उसको मारते हुए आउट हुए हैं। ये अब्बास का कैलिबर नहीं है। अब्बास का कैलिबर वो है जिस तरह आप काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं, काउंटी में आउट करते हैं, सपोर्टिंग पिचेस होती हैं, आप लेग बिफोर, कॉर्ड बैंड, स्लिप, बोल्ड वो चल रहे होते हैं वहाँ पे। ये भी सपोर्टिंग पिच थी। अगर अब्बास इस विकेट पे 34 ओवर कर रहा है, शाहीन 31 ओवर कर रहा है, हसन अली 26 ओवर कर रहा है, फास्ट बॉलर्स ने 91 ओवर किए इस सपोर्टिंग पिच के ऊपर, जो कि बैड बॉलिंग हुई है। अब्बास ने शुरू में क्या गलती करता रहा है, जो कि उसने सेकंड इनिंग में वो गलती नहीं की। देखिए, जब आपके सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं ना, तो
बॉलर का सबसे पहले काम होता है वो ओवर द विकेट ही स्टार्ट करता है उसको, क्योंकि अब्बास का बॉल कट बहुत अच्छा होता है, लेफ्ट हैंडेड पे बाहर बहुत अच्छा निकलता है। उसने वहां से ज्यादा एक आध ओवर किया तो किया, उसने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, वो स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट आ गया। जब आप स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट आते हो ना, तो फिर आपकी जो रिस्क है ना इतनी अच्छे तरीके से बाहर लगती नहीं है, या कट होता नहीं है बॉल। वो अब्बास का बॉल थोड़ा सीधा सीधा गया, कुछ बॉलें हुई ज्यादा सीधी बॉल जाती रही, वो खेलता रहा, सीधा खेलता रहा, ये बहुत ईजी तरीके से वो छोड़ता रहा। तो जब आप राउंड द विकेट आ रहे हैं और वो छोड़ रहा है, अमूमन होता ये है कि जब आप ओवर द विकेट किसी लेफ्ट हैंडेड को बॉल करते हैं, जब वो बॉल छोड़ रहा होता है, क्योंकि एंगल बन रहा होता है ना, वो नया बॉल जाता नहीं है, वो कहते हैं छोड़ो इसको, ये ना स्लिप लग जाए, कॉर्ड बैंड हो जाए, उसकी वजह से फिर आप राउंड द विकेट आते हैं कि यार ये कम से कम बल्ला तो निकाले ना। लेकिन जब आप पहली फुर्सत में ही आप राउंड द विकेट चले गए, तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो गया कि बॉल सीधा आ रहा है, बिल्कुल वो मैनेज कर गया उसको। तो वहां पे अब्बास को ये करना था कि ओवर द विकेट फौरन आ जाता, क्योंकि उसने राउंड द विकेट, वो पहला स्पेल राउंड द विकेट ही सारा कर गया वो। वहां से आप ओवर द विकेट आते, फिर एंगल बनाने की कोशिश करते, ठीक है ना, एंगल बनता, गेंद बाहर निकलता, तो वो उस पर ड्राइव मारता कि यार यहां से राउंड द विकेट कर रहा है, ठीक है, मेरे शॉट भी नहीं लग रहे, अब राउंड ओवर द विकेट आया, हो सकता है ये ऑफ स्टंप से बाहर करे तो मैं कट शॉट से ड्राइव मारने की कोशिश करूं, ठीक है, जिस पे आउट होने के चांसेस थे। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है, ये जाहिर सी बात है, आप बेशक जितनी भी क्रिकेट खेले हो, एक टाइम पे आपको नहीं समझ आ रही होती कि ये क्या है। हम भी जब खेलते थे, हम भी चीजें करते थे, गलतियां होती थी, लेकिन जो टॉस जीता ना, उसका फायदा पाकिस्तान के बॉलर्स ने उठाया नहीं। मोहम्मद वसीम साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और ये भी वो क्रिकेटर हैं जो पहले ही टेस्ट में अपने सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। मोहम्मद वसीम साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में, कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, आप जब आपकी आमद से पहले हम बात कर रहे थे कि बॉलर्स भी होते हैं जो 5 विकेटें हासिल करते हैं डेब्यू पे, तो तनवीर उनमें से एक है, वो बात हो गई। आप बैटर्स में से एक हैं, पाकिस्तान की जो लिस्ट है बैटर्स की। अब ये अब्बास की बॉलिंग के हवाले से, अब्बास को अभी आपने बहुत क्लोजली देखा, जब फर्स्ट क्लास में आप उनके मुखालिफ खेल रहे थे, वो स्टेट बैंक में थे, आप पीटीवी में थे। अब्बास ने, तनवीर के मुताबिक अब्बास ने वो बॉलिंग नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। इस विकेट पर टॉस जीतकर एडवांटेज अब्बास हासिल नहीं कर पाए। देखिए, जो पहली बात आप कर रहे थे उसमें तो ये है कि हाँ, ये सरप्राइजिंग है फैक्टर कि उतना अप्रिशिएट बॉलर्स को नहीं किया जाता, क्योंकि वैल्यू अगर आप देखते हैं तो आपको 100 की और 5 विकेटों की एक जैसी ही नजर वो आती है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रेंड शुरू किया था कि जैसे बैट्समैन बैट उठाता है तो वो 5 आउट के बाद बॉलर बॉल उठा के पूरे स्टेडियम को वो दिखाते थे। तो हाँ, ये मैं तनवीर के साथ हूँ कि उतना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बॉलिंग ईजी है या बैटिंग ईजी है, उस डिबेट में मैं नहीं आऊँगा कि मैं बैट्समैन हूँ तो मैं बैटिंग को इजीली डिफेंड कर सकता हूँ कि हमारे पास एक बॉल होता है, बॉलर के पास तो बार बार चांसेस हैं कि अगला ओवर अच्छा कर लें, अगला स्पेल अच्छा कर लें। लेकिन अप्रिशिएट मेरे ख्याल में दोनों की उतनी ही वैल्यू है, जितनी एक 100 की है उतनी ही 5 विकेटों की भी है। अभी जो तनवीर बात कर रहे हैं, मैं टोटली इससे एग्री करता हूँ कि देखिए, आपने टॉस जीता है, पिच आपने रीड की है जी कि ये घास वाला पिच है, हमने इस पर एडवांटेज लेना है। तो वो जो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा हुआ है ना, तो वो सारी स्टोरी तो खुद ही आपको बता रहे हैं। जब 400 से ज्यादा रन लग गए हैं, दैट मीन कि आपने एडवांटेज तो लिया नहीं है। बाकी ये कि अगर आप 5 आउट कर रहे हैं और उसमें आपको 34 ओवर 35 ओवर लग रहे हैं ना, दैट मीन कि मैच आपके हाथ से फिर ऑलरेडी निकल चुका है। आइडियल क्या होता है कि फास्ट बॉलर्स का 18-20 ओवर इतने में वो 4 से 5 विकेट ले लेता है, जब उनको कंडीशन इस तरह की मिले, या जब आप जल्दी आउट करने टीम को जा रहे हैं। स्पिनर को आप फिर थोड़े से एक्स्ट्रा ओवर दे देते हैं, लेकिन उस टाइम पे रन इतने जा नहीं रहे होते अगर टर्निंग पिचों पर जैसे पाकिस्तान में मैच हुए थे। तो अब उसका हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है कि जो हमने टर्निंग पिचेस पे मैचेस खेल के मैचेस तो वो जीत लिए थे, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मसला आ रहा है कि हमारे पास फास्ट बॉलर हमें समझ ही नहीं आ रहे कि किसको खिलाना है, और जो खेल रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही। अब मैं मार्जिन उनमें प्लेयर्स का कसूर में इसलिए कहूँगा कि नहीं है कि शाहीन हो गया, हसन हो गया, ये लास्ट देखे ना 4 डे कप खेले हुए, उसके बीच में फिर आपकी PSL आ गई। PSL खेलने के फौरन बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है। तो डे बाय डे अगर आप देखें ना, तो उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है, वो इसीलिए कि वो यूज होते जा रहे हैं ना उस तरह। लेकिन आई टोटली एग्री कि टॉस जीत के आपने बैटिंग करवाई है उनको, तो मतलब मैं कैप्टन हूँ या कोच हूँ ना, तो मैं ये डिसीजन तब लूंगा जब मुझे पता है कि भाई मैं इनको अराउंड 175 पे मैं आउट कर लूंगा इनको, मैं श्योर हूँ, तब मैं बैटिंग करूंगा। अगर मेरे जहन में हल्का सा भी डाउट है कि नहीं ये 300-350 वाला पिच है, तो फिर आप पॉजिटिव जाते हैं, आप जाते हैं पहले बैटिंग करने, ठीक है ना। तो वो पॉइंट मेरे ख्याल में टॉस वाला भी मिस हुआ, फिर प्लेइंग 11 वाला भी इसी में आ जाता है ना, कि उनके साथ
आउट किए हैं स्पिनर्स ने, तो दैट मीन उनके पास 2 स्पिनर्स मौजूद थे। अब हम प्लेइंग 11 भी गलत होगी उस लिहाज से हमारी पे। इसमें देखिए एक चीज़ ऐड मैं करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बास टेस्ट क्रिकेट जब भी खेल रहा है, ठीक है, आउट कर रहा है। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेला था, उसने आउट किया, ठीक है। कल का मैच ये बांग्लादेश के अगेंस्ट ये मैच खेल रहा है, उसने आउट किए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं ना, हमारे पास आते नहीं हैं या खिलाते हो जिनको परफॉर्मेंस नहीं देते। देखिए अब्बास का स्ट्राइक रेट 55.5 है। टेस्ट मैच में किसी का स्ट्राइक रेट अगर 55 है वो बहुत ज़्यादा है। शाहीन का 52 है, हसन का भी ज़्यादा है। तो भाई आप दूसरी टीम को उस वक्त आउट करेंगे जल्दी जब आपका स्ट्राइक रेट 45 होगा, आपका स्ट्राइक रेट 46 होगा। आपका स्ट्राइक रेट किसी भी, वैसे बाजार देखा जाए तो अब्बास की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी लगती है। 5 विकेट लेने वाला ये पाकिस्तान का आपके के साथ सुन ले, आप देखें दुनिया के बहुत बड़े बड़े बॉलर्स के भी स्ट्राइक रेट 45-46 के नहीं है, ठीक है। 45-46 आपका तो कम है स्ट्राइक रेट यार। मेरा तो 5 टेस्ट मैच में 46 का स्ट्राइक रेट है। पता नहीं शायद खेलता रहता इतने पे रहता, वो बात की बात थी। लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े बॉलर्स हैं ना, बहुत कम स्ट्राइक रेट है जिनके 50 से कम है या 45 और 50 के बीच में है। तो आपकी टीम जीतती भी उसी वक्त है जब आपके बॉलर्स के स्ट्राइक रेट 45, 46, 47 इस तरह हो। अगर आपका स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर है, इसका मतलब आप इतनी, तभी तो हमारे बॉलर्स लंबी बॉलिंग करते हैं और देर के बाद आउट करते हैं। तनवीर ने जो बात की कि स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वसीम ने भी कहा, लेकिन जो आपके फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं जो इस स्क्वाड में मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद हो गए या अमाद भट्ट हो गए, वो तो बेंच पर बैठे रहे ना। शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं, हसन खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास से ज़रा दूर हैं ये। खैर इस मौजू को आगे बढ़ाऊंगा और उसके अलावा बैटर्स की परफॉर्मेंस, नए बच्चों की परफॉर्मेंस, अजान की, अब्दुल्ला फजल की, तो उस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, एक मरतबा फिर खुशामदेद। मोहम्मद वसीम की तरफ मैं चलूंगा, लेकिन अभी मैं तनवीर भाई आपको करेक्ट करना चाहता हूं। मैं, आपने कहा आपका स्ट्राइक रेट 47 है, आपका स्ट्राइक रेट 41 है। 46 की बात कर रहा था, लेकिन 41.5 है। पाकिस्तान ने बेहतरीन है। मतलब जितने भी फास्ट बॉलर खेले होंगे मेरे ख्याल में 2-4 के ही होंगे, इतना 2-4 भाई का वकार यूनुस साहब का 43 है, लेकिन वो तो खैर नहीं, वो तो खैर बहुत क्रिकेट खेले, वो तो लेजेंड्स में आते हैं। मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट खेली उसके हिसाब से 41.5 का स्ट्राइक रेट ये बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। चलें वसीम भाई, बात हो रही थी फर्स्ट क्लास में, आपने अभी बात भी की कहीं पर कि जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं उनको, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें रिस्पेक्ट वापस मिलती है। ये बात कहने का मकसद क्या था, ये बात का मतलब क्या है, ये समझाइए आप। देखिए मकसद उसमें कहने का या मतलब ये था कि ये पहला दिन जब टेस्ट मैच के 2 दिन हुए थे, जब हमारी बैटिंग भी थोड़ी हो गई, बॉलिंग भी हो गई थी, कि उसमें जो परफॉर्मेंस आपको नजर आई ना, वो आपको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की नजर आई। चाहे अजहर अवैस ने 100 किया, डोमेस्टिक में इतने रन करके गया है, वहां भी उसने रन किया। अब्दुल्ला फजल ने रन किए, वो डोमेस्टिक में करके गया है। अब्बास ने विकेटें ली, अब्बास डोमेस्टिक में आउट करके गया है। तो वो थोड़ा सा कि डोमेस्टिक प्लस फॉर्मेट, जब आपकी वो एक फॉर्म चल रही है, आप वो फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना। बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन बिटवीन टाइम तो था नहीं इतना कि कोई लंबा सा कैंप होता या प्रैक्टिस मैचेस होते तो वो अडेप्ट कर लेते जी कि अब व्हाइट बॉल से हम रेड बॉल के अंदर आए हैं। तो जो रेड बॉल से रेड बॉल में आए उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, और जो व्हाइट बॉल से रेड बॉल में आए हैं वो अभी एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले दिन से हमने बॉलिंग थोड़ी बेहतर की, अगले इनिंग्स में आए थोड़ी और बेहतर की, तो वो फिर हम ऑन ड्यूटी जिसको कहते हैं ना कि हम काम सीख रहे हैं। तो आई थिंक कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जब भी आप लेके आएंगे और उनका आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आ जाता है, फिर मैं कहूँगा कि उस फॉर्मेट का
तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो स्ट्राइक रेट वाली आप बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें अब वकार यूनुस आई थिंक ऑल टाइम हमारा बेस्ट हो गए, उनका जो स्ट्राइक रेट होगा। लेकिन अब वो देखें कि वो जिस दौर में वो खेले हुए हैं ना, तो वो पिचेस हमारे फास्ट बॉलर को मैं इसलिए मार्जिन देता हूँ कि हम तो हमेशा टर्निंग पिचों पे खेलते रहे हैं। बाद में पुराने बॉल से रिवर्स पे आउट हो गए तो हो गए, नए बॉल से उतने आउट भी नहीं होते थे। तो पाकिस्तान के अंदर तो स्ट्राइक रेट आपका वैसे ही कम हो जाता है, और उसके बाद भी जो नए बॉलर्स भी वो आए हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं कंडीशंस के हिसाब से, कि जहां आपको कंडीशन सूटेबल मिली है ना, तो वहां पे तो आपका स्ट्राइक रेट नीचे आना चाहिए ना बॉलर्स का। वहां पे आपको विकेटें लेनी होंगी। अगर 50-55 बॉलों के बाद आपको विकेट मिल रही है तो वो फिर बहुत आगे बात चली जाती है। दैट मीन्स कि दूसरी टीम जो है वो ऑलरेडी वो आगे वो जा चुकी है। तो आई थिंक अभी आपने जिक्र किया था कि अमाद बट खेल के गए हैं डोमेस्टिक, खुरम शहजाद भी डोमेस्टिक कुछ मैचेस खेले हैं, शायद उनको इंजरी का भी कोई इशू चल रहा था। लेकिन खुरम शहजाद तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस बनते थे। अगर आप पिछले 2-3 टेस्ट मैचों की परफॉर्मेंस जो वो खेले हुए हैं, तो वो तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस आपके बॉलर बनते थे। और इसी तरह जैसे बैट्समैनों को हमने चांस दिया है ना, फिर बॉलर्स को भी हमें देखना चाहिए कि यार ठीक है, अब इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई हार्म नहीं है कि पीएसएल के फौरन बाद सीरीज है, तो अभी जो हमारे वाइट बॉल वाले बॉलर्स हैं या ऑल फॉर्मेट वाले हैं, तो शायद इनको टाइम चाहिए, इनको हम टाइम दे देते हैं, लेट देम प्रिपेयर। इस बीच में जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, जो रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, हम उनकी तरफ चले जाएं। मतलब मेरे ख्याल में आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सीम बॉलर है, जिसके पास सारी चीजें हैं कि वो स्विंग भी कर लेता है, वो सीम भी कर लेता है, वो नया बॉल भी कर लेता है, वो पुराना भी कर लेता है, वो रिवर्स भी कर लेता है, और वो 140 से ऊपर बॉल भी करता है, वो मोहम्मद अली है आपके, जिसने न सिर्फ डोमेस्टिक में शो किया, पीएसएल में भी शो किया, वही रेड बॉल वाली बॉलिंग करके। ठीक है। तो उनका ना होना भी मेरे लिए सरप्राइजिंग एक फैक्टर था। ठीक है, ये ना ये टॉपिक हम चलता रहेगा, ये रोजाना की बुनियाद पे हम करेंगे कि डोमेस्टिक को आपने परफॉर्मेंस को इज्जत देनी ये है। जो हम स्ट्राइक रेट की बात की है ना, ये हमारे सिलेक्टर्स ने कभी ये चीज़ें नोट भी नहीं की होंगी। अब खुरम शहजाद का 45 का स्ट्राइक रेट है, 6 मैचेस में 20 आउट किए हुए। ठीक है, तो यार देखो तो सही ना, खुरम शहजाद हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं खुरम शहजाद को आप खिलाएं। ठीक है, खुरम शहजाद का अगर 45 का स्ट्राइक रेट है, तो इसका मतलब बॉल इतनी बॉल्स के बाद आउट कर रहा है वो, तो इसका मतलब जब वो खेलेगा तो फिर दूसरी टीम जल्दी आउट होगी, क्योंकि वो बाकियों बॉलर से कम बॉल्स पे आउट कर रहा है। किसकी जगह खेलना चाहिए था खुरम शहजाद को इस 11 में? हसन अली की जगह, हसन सिंपल। अली के। और अगर अमाद बट को भी खिलाना चाहिए था, तो आपको देखें, अब्बास तो 200 विकेटें अमाद बट की फर्स्ट क्लास में, 200। देखिए अब्बास, और रन अलग है। देखिए अमाद बट को अगर आप खिलाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ एक बॉलर की हैसियत से तो नहीं खिलाएंगे ना, आप उसको ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाएंगे। तो अब्बास तो अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप नहीं होता। अगर मुझे नहीं पता, बिल्कुल फ्लैट विकेट बना दिए, घास नजर नहीं आया, तो उनको कोई पता नहीं, अब्बास को भी रेस्ट ना करवा दें, ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, अगर आप शाहीन को अगर ड्रॉप करते हैं, उस अमाद बट को ले आए, हसन अली को ड्रॉप करके खुरम शहजाद को ले आए। अगर आपने इस तरह की खिलानी है, अमाद बट से आपको बॉलिंग का भी हो जाएगा। देखें, वजह ये होती है कि अगर आप परफॉर्मर्स को लेके आते हैं ना, और अमाद बट को आप आया है पहली दफा, तो आप उसको खिलाएं, वो जान मारेगा यार। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मौका मिल रहा है, वो क्यों नहीं जान मारेगा। वो फील्डिंग में भी जान मार रहा था, थोड़ी देर के लिए आया, जान मारेंगे ना, क्यों नहीं फिट मारेंगे। प्लेयर है अमाद बट, और पिछले जब सीजन जीता है पीटीवी ने, उसका कप्तान था, अभी ये सीजन भी मतलब खेला। यानी आप लड़कों को, जो लड़के, मैंने एक जगह बात भी की थी कि अजान अवेस हो गया या अब्दुल्ला फजल हो गए, ये जाहिर सी बात है, ये आजकल के दौर के बच्चे हैं, हमारे टाइम के तो नहीं। हमारे टाइम पे तो 10,000 रन किए हुए 500 आउट वालों को मौके नहीं मिलते थे, उनकी क्रिकेट ज़ाया हो गई। ये तो आजकल के जो बेहतर टैलेंट है, हालांकि अजान के 2600 रन है, अब्दुल्ला फजल के 1800 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन यह है कि उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी फर्स्ट क्लास में, उनको जल्दी मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। और मैं तो एक जगह बोला भी था, मैंने बोला यार कि मैंने जितने भी अभी डोमेस्टिक के ओपनर्स देखे, मेरा सबसे बेस्ट ओपनर वो है, मुझे सबसे अच्छा टैलेंट वो लगता है, अजान हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर वसीम जो है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज उसके अंदर नोट की एज अ ओपनर, ठीक है, उसका जो फ्रंट टो है ना, ये आइडियल है जो मैंने देखा है। वो सीधा अंपायर की सीध में जाता है जब वो खेलने जाता है, जब सीधा बॉल खेलने जाता है, नहीं, जब वो उसका अटेंशन पहली यही होती है मैंने बॉल खेलना है, तो वो खेलता ही ऐसे है कि उसका फ्रंट वाला जो टो है बिल्कुल अंपायर की सीध में जाता है। ऐसा बैट्समैन, ठीक है, वो टेक्निकली इतना अच्छा होगा, कोई भी ऐसा बैट्समैन। अच्छी बात। इसके ऊपर अगर वसीम थोड़ा सा और वसीम बताएंगे। वसीम से पहले एजान उवैस ने जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफ्टर द मैच, आफ्टर द डे, तो वो उनकी शॉर्ट पहले सुन लें हम एजान उवैस की,
उसके बाद वसीम की तरफ मैं चलूँगा। एजान उवैस के बारे में बताया। एजान उवैस SNGPL से खेल रहे थे, लेटेस्ट जो फर्स्ट क्लास खेला, और इनके जो बैटिंग कोच थे वो अज़हर अली थे। उनके अलावा इनके हेड कोच मिसबाउल हक थे और समीउल्लाह नियाज़ी इनके बॉलिंग कोच थे। तो मिसबा ने कुछ इनको बताया होगा, अजान ने जो कहा वो आप सुनिए। आई थिंक जो ग्रीन ट्रैक था उसके हवाले से ये कहेंगे कि जो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है लास्ट 1.5 ईयर, जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट किया, हमें हर किस्म के पिचेस मिले हैं। सो उधर हैवी ड्यूक्स का बॉल था, तो हमें ग्रीन ट्रैक में पता था कि किस तरह खेलना है। सो ये ऊपर से ये आपका इंटरनेशनल मैच होता है पहला, सो आप लिटिल बिट प्रेशर होता है आपके ऊपर, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको अब्जॉर्व किया और अच्छे से अच्छा किया अपनी टीम के लिए। और सियालकोट रीजन से इनका ताल्लुक़ है, जिसके कोच ज़हूर इलाही हैं, और ज़हूर इलाही की कोचिंग में इससे पहले भी सियालकोट जीत चुका है फर्स्ट क्लास का इवेंट। तो ज़हूर इलाही और सियालकोट से बड़े लड़के आ रहे हैं, हुरैरा सियालकोट का है, उसके अलावा अब्बास भी कहीं कहीं सियालकोट का रीजन उनका भी लगता है। शुएब मलिक को आप सब जानते हैं, एजाज़ अहमद को आप सब जानते हैं, और ज़हीर अब्बास साहब का भी सियालकोट से ही नाम उनका भी ताल्लुक़ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उनकी जब चेक में करने गया था तो वो ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट टू। अब आप एजान उवैस के बारे में, वसीम आपने अभी करीब से इसको खेलते भी देखा, कैसा टैलेंट है ये और अब्दुल्ला फजल दोनों के बारे में बताइए। देखिए, अजान की तो जितनी परफॉर्मेंस है ना, तो उसमें तो बहुत डिटेल में, मतलब उस तरह जाने की भी जरूरत नहीं है कि उसमें कोई दम खम है, उसकी टेक्निक में कोई दम खम है, उसके पेशेंस में कोई जान है, तो इसीलिए उसने इतने 100 किए। सबसे अच्छी उसकी चीज कि उसका कन्वर्जन रेट आपको बहुत अच्छा नजर आएगा कि वो जब वो इन हो जाता है तो फिर वो 100 की तरफ ही जाता है। और उसने डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके दिखा दिया है। क्या था, ट्रॉफी में भी आया, उसके बाद इधर आए जब ये पैटर्न ट्रॉफी के अंदर भी उतना परफॉर्म नहीं किया जितना उन्होंने पैटर्न ट्रॉफी में किया था, लेकिन उनकी एक हैबिट है कि वो, अगर आपको याद हो कि जूनियर एक लीग हुई थी, वहां से इनका आगाज हुआ था, पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले हुए थे, तो वहां से आए हैं। तो अभी जो तनवीर ने बात की है कि हमारे अक्सर जो बैट्समैन है उनको इशू आता है बैलेंस का, कि वो बैलेंस जब उनका वो ऑफ स्टंप की तरफ जा रहा है तो वो बाहर वाला बॉल को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अंदर आते हुए बॉल पे फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है उनको। तो अजान का अगर आप देखते हैं तो उसका बैलेंस आपको अच्छा नजर आता है कि बिल्कुल सामने होता है, हेड इनका स्टिल होता है। तो जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, जो मेरे लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा सरप्राइजिंग फैक्टर भी था, कि अगर आप डोमेस्टिक में देखें ना तो अजान का स्ट्राइक रेट आपको बहुत कम नजर आएगा। मतलब वो 40-45 की स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करता है, मतलब उसे कहते हैं ठक्का लगा के वो रन करता है। लेकिन उसने क्या कमाल से वो अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके गया है टेस्ट मैच में, कि पहले 70-80 रन में जब उसका 77 या 80 का उसका स्ट्राइक रेट था, होता है ना कि वो आप बेहतर जगह पे जाते हैं तो अपनी और बेहतर परफॉर्म करना वो शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कि उसने वो प्रूव कर दिया है जी कि उसने डोमेस्टिक में जो रन किए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे उसने वो कर दिए हैं। अब जो इससे बात जुड़ी है ना, कि देखिए हम हर रोज, हमने पहले बहुत दफा डिस्कस की हुई थी बात, कि हमें टैलेंट मिल जाता है, ठीक है ना। आई थिंक जितनी लंबी लिस्ट हमारी है ना डेब्यू पे 100 करने वालों की, बाकी मुल्कों की शायद इतनी नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो एक सिलसिला ये है ना कि जो आते हैं उसके बाद जो आती है ना परफॉर्मेंस नीचे, या वो लड़के गायब हो जाते हैं। आई होप कि वो इस दफा दोबारा ना हो। मतलब कामरान गुलाम ने कुछ 20 साल पहले डेब्यू पे सेंचुरी नहीं की थी, अभी महीनों पहले की बात आप कर ले, चले साल की बात आप कर लें, इससे ज्यादा नहीं हुआ उसका। 6 मैचेस खेला, वो गायब हो गया आपके सिस्टम पे। उसने भी तो डेब्यू पे 100 किया था ना, उसने भी 2 साल पहले। तो मतलब वो टोटल 6 मैच खेला है ना, चले 6 साल पहले भी उसने की, वो 6 मैच क्यों खेला सिर्फ, उसमें भी उसके 50 भी होंगे, आपको 100 भी नजर आएगा। तो आई थिंक हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको फिर अब जैसे अजान है ना, अभी आप कोचिंग का जिक्र इन चीजों का कर रहे थे, भाई वो करता आ रहा है, वो आगे भी उसने कर दिया, उसको करने दें आप। He does not need any coaching unless उसका कोई फेलियर आ जाए या उसको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोचिंग हम कोचिंग करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसका जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो चलेंगे उसको। मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप भी पाकिस्तान खेले हैं, ठीक है ना, मुझे ये बताएं, ये जो आपने अभी बात बोली है कि लड़के आते हैं परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से इतना खुला डुल्ला परफॉर्म करके जब पाकिस्तान टीम में आता है, वहाँ 1-2 इनिंग खेलता है, उसमें रन्स करता है, फिर वहाँ जहाँ पे फ्लॉप होता है वहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए होती है, तो क्या ड्रेसिंग रूम में ये मसले मसाइल नहीं होते कि 2-4 इनिंग में अगर जिसने 100 किया हो अगली 2-4 इनिंग में वो कुछ ना करे तो उस पर बातें होती, की शॉट खेड़े है, ए तू की कर रहे हैं तो गलत शॉट खेड़े है, क्या मेंटली उसको गिराया नहीं जाता नीचे? देखिए तमीर, इसमें 2 चीजें। अब देखिए, अगर आप पुरानी बात करें ना, मतलब हमारे दौर की बात करें, आपको भी याद होगा कि उस टाइम पे ये इश्यूज नहीं होते थे।
कि कोचिंग ज्यादा कर दी या उसको ये कर दी, उस टाइम तो बाहर हो जाते थे। आपने 100 किया, एक आध इनिंग्स में कुछ नहीं किया, आप बाहर हो जाएंगे। तो वो डिफरेंट, एक उस टाइम पे एक मसाइल डिफरेंट किस्म के थे कि मौका नहीं मिलता था दोबारा आपको। अब जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि लड़कों को मौके कुछ को मिलते भी हैं, ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि जिसने 100 किया वो एकदम से टीम से बाहर हो गया है। नहीं, आपने अभी क्वेश्चन कामरान वही गुलाम की आता है मिसाल दी कि है, वो कौन से जिससे पुराने, परफॉर्म, आपने अभी कामरान गुलाम की मिसाल दी, वो कौन से पुराने दौर का था, अभी था, नहीं उसको मैं कौन से उसी मौके तरफ आ मिले? रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर एक लड़का डोमेस्टिक में रन करके आया है, चाहे वो कामरान गुलाम था, चाहे वो अभी आपके सामने अवैस है, या दूसरा लड़का है हमारा अब्दुल्ला फजल है, जो और भी लड़के हुरैरा भी आया था, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। उन्होंने वहां भी प्रूव कर दिया, इंटरनेशनल में भी प्रूव कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उनको थोड़ा सा, आप सपोर्ट की बात करें, मैं कोचिंग स्टाइल की बात कर रहा हूं कि अननेसेसरली जब आप कोचिंग करेंगे तो उनको जो आता है आप उसको भी छेड़ देते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि भाई कोई आया है, आ रहा तिरछा जैसा भी है, उससे वहां परफॉर्मेंस दी है, वो इंटरनेशनल में आया है, उसने उसी मेथड के ऊपर उसी टेक्निक से इंटरनेशनल में भी रन कर दिए हैं। आप छोड़ दें उसका सर कहां से आ रहा है, उसका बैट कहां से आ रहा है, जब तक कि उसके ऊपर फेलियर ना आए। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम फिर एकदम से ना इसका ये भी ठीक कर लें, उसका ये भी ठीक कर लेते हैं, फिर उसके अंदर वो जो तनवीर बात कर रहे हैं ना, बैकिंग वाला और वो जो सपोर्ट वाला है, वो ऑपोजिट चला जाता है। ये हमारी बात नहीं सुनता, इसको मैंने कहा था बैट इधर से लाना है, ये नहीं लेके आया, वो करते करते आप बैट बुक्स के अंदर चले जाते हैं। तो प्लेयर को सपोर्ट करना ही तो असल काम है आपके स्पोर्ट्स स्टाफ का। प्लेयर को सपोर्ट करता है सिस्टम, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ आज हेड कोच कोई और है, 6 महीने बाद कोई और है, उसके बाद कोई और है, सिलेक्टर्स का भी ऐसे ही निज़ाम है। तो हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि आपको प्लेयर अगर सेलेक्ट करके दिया है तो इसको इतने नंबर ऑफ़ मैचेस मिलें, तो उस सूरत हाल में बात आगे बनती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आप सिली पॉइंट देख रहे थे। हमने इससे पहले वसीम और तनवीर से बात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। टेस्ट मैच की बात ऑफ कोर्स हम कर ही रहे थे। टेस्ट मैच में जो परफॉर्मर है, एक और परफॉर्मर है वसीम, जिसको आपने भी खेलते देखा अभी रिसेंटली। एक तो अजान उवैस है, दूसरा अब्दुल्ला फजल है। अब्दुल्ला फजल कराची के जोन 4 से खेलने का आगाज़ किया, उसके बाद कराची ब्लूज़ की नुमाइंदगी की, और जो कराची ब्लूज़ ने फ़ाइनल अभी जीता है कायज़म ट्रॉफ़ी का, उसमें इसकी 2 इनिंग्स बड़ी थी। मतलब दोनों इनिंग्स में इसने, एक में 80 रन्स बनाए, दूसरी में 100 प्लस रन्स बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे। उसके बाद फिर अब अभी जो डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास हुआ उसके ये टॉप स्कोरर थे। और कराची के डिपार्टमेंट, कराची के नहीं पाकिस्तान के डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से ये खेलते हैं, इस सीज़न में खेलते नज़र आए। तो अब्दुल्ला फजल के बारे में आपकी क्या रीडिंग है? आपने अभी करीब से इसको फर्स्ट क्लास में भी देखा और आपने कल टेस्ट मैच में इसकी इनिंग भी देखी। देखिए, अब्दुल्ला को अगर हम अजान से कंपेयर करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं कि दोनों की बिल्ड देखते हैं आपको वो डिफरेंट नजर आती है। और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म, मतलब इसको मैं कहूँगा ये तगड़ा प्लेयर है। ये होता है ना कि जहाँ पे कोई एक्सेलरेट करना है, कुछ छक्के चुके मारने हैं ना, वो इजीली वो उसने वो T20 में दिखा भी दिया, PSL में भी कुछ उसने वो चीज़ दिखाई है, और उसने डोमेस्टिक में भी दिखाया है, चाहे वो वनडे थे, चाहे वो फर्स्ट क्लास के अंदर भी। अब उसकी परफॉर्मेंस को मैं रेट और ज्यादा करूंगा कि स्टेट बैंक का पता है कि वो ज्यादा मैचेस अपने घर पे खेलते हैं वो, और स्टेट बैंक के ग्राउंड की जो पिचेज थी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा फेवरेबल थी बॉलिंग के लिए। अगर आपको याद हो अर्ली पार्ट के अंदर, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस, तो मोस्टली मैचेस वहां पे खेले इन्होंने। तो आई थिंक टैलेंटेड है वो भी, और वो मैं कहूँगा कि मतलब उनको थोड़ा सा ये है कि और लंबी इनिंग्स, थोड़ा सा पेशेंस जो है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ डिफरेंट टाइप के। कि अजान जो है ना, अजान आपको कई दफा नजर आएगा कि वो बिल्कुल ही उसने 80s वाली क्रिकेट शुरू कर दी है। आउट नहीं होगा वो आपसे, लेकिन रन नहीं कर रहा तो आउट भी नहीं होगा। अब्दुल्ला का नॉर्मली है कि वो अच्छे फ्लो में खेलता है, और वो कंट्रास्ट खेला है। मैं फिर कहूंगा, मैं दाद दूंगा इस चीज पे कि उसको पहले 18 या 20 बॉलें लगे उसको पहला रन करने का अपना टेस्ट क्रिकेट का। वो कितना प्रेशर होगा बच्चे के ऊपर कि 10 बॉलें 12 बॉलें सिंगल भी नहीं हो रहा है। नॉर्मली इज अ स्ट्रोक मेकर, अच्छा तगड़ा खेलता है, स्पिनर को सामने चिके चिके वो मार लेता है, पेसर को भी हिटे वो।
तगड़ी मार लेता है, बैक ठीक पे है। भी वो तगड़ा खेलता है। लेकिन वो थोड़ा मैं कहूंगा कि ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर अजान को अगर हम देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा फ्लरी के साथ खेलता है, और आई थिंक जो आगे क्रिकेट की डिमांड है ठीक हमारी, है। थोड़ी ठीक अच्छी है। पिची आएंगे तो वहां पे बेहतर परफॉर्म करेगा ये। चलें वसीम, अब मैं जल्दी से शिफ्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक, क्योंकि विमेन टीम का जो वनडे सीरीज़ ख़त्म हुई अभी जिम्बाब्वे से, वो पाकिस्तान ने 3-0 जीती। तीनों में 100+ की ओपनिंग पार्टनरशिप गुल फरोज़ा और सदफ शम्स ने बनाई। उसके अलावा बॉलिंग में तस्मिया और दीगर बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब कल से शुरू हो रही है वनडे सीरीज़ के बाद अब T20 सीरीज़ शुरू हो रही है, तो वनडे सीरीज़ को आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज़्यादा यंग है और बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है, सिर्फ 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस हैं, तो इस जीत को आप किस मैयार पे रखेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले कि जीत है आपके लिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि कुछ बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्लेयर्स को भी, और कि जी इस टीम के खिलाफ देखो, प्लेयर्स के सामने जो टीम आई है वो उन्होंने डिसाइड नहीं करनी। उनके सामने जो पोजीशन आएगी उनका काम है रन्स करना, विकेटें लेने, मैचेस जीतना। तो जिस तरीके से वो जीते हैं तो उन्होंने एटलीस्ट वो फर्क तो वाजे दिखाया ना, कि हम 8वें पे हैं तो ये 12वें की है, तो वो वाजे फर्क हमें नजर आया है। बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखिए, कहीं पे भी कोई बैटर है, कहीं पे भी रन्स करता है तो वो उसके लिए अच्छा होता है, चलो उससे कॉन्फिडेंस आता है। जैसे गुल फरोजा थी, लो इन कॉन्फिडेंस, पास की परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा नहीं थी। सदफ शम्स थी, उनका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया हुआ था, लो इन कॉन्फिडेंस वो भी थी, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो गई हैं दोबारा से। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है लड़कियों को जिस तरीके से उन्होंने खेला है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी बस मैं थोड़ा सा मैं ये था कि सोच थी मेरी कि अगर आप पहले मैच के बाद या ओवल तो आप शुरू से ही कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट पहले मैच के बाद ना जब आपको आइडिया हो गया था कि कुछ ना तगड़े मैचेस नहीं हो रहे हैं, तो शायद आप थोड़े से जो नीचे लड़के जिनकी बैटिंग ही नहीं आ रही थी, आप उनको भी चांस देते, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लेते, या कोई यंगस्टर को बाहर बैठी आप उसको खिला लेते। तो एक ऐसी अप्रोच थी कि जो मेरे ख्याल में हम कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बने। आई थिंक पार्टनरशिप्स के भी, ओपनिंग के भी, चेस करने के भी, वो हर चीज तो आई थिंक वो जो हक एक बनता था ना पाकिस्तान का कि जिम्बाब्वे को ठीक है। किस तरीके से हराना चाहिए, वो उन्होंने किया। तो क्रेडिट गोज टू द ठीक है। गर्ल्स, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अब चलता हूँ मैं कराची नेशनल बैंक स्टेडियम, वहाँ अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वो कल जो T20 सीरीज़ शुरू हो रही है उसकी तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से अब्दुल गफ़ार हमें बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वुमेन्स टीमों के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल यहाँ पर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा और ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की T20 सीरीज है जिसके बकिया मैचेस 14 और 15 मई को खेले जाएंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के लिए ये सीरीज वैसे तो अहमियत की हामिल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस सीरीज की अहमियत कुछ ज्यादा है। मोराल तो जरूर बुलंद है, जो कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 3-0 से जो है वो अपने नाम की थी, मुतादिद रिकॉर्ड्स बनाए और खासतौर पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है मुकम्मल तौर पर छाई रही है। स्पेशली अगर हम मेंशन करें गुल फिरोजा और ओपनर सदर शम्स की, तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। लेकिन इस T20 सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान, मैनेजमेंट और कोचेज जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों को जरूर जो है टारगेट करेंगे। और इस वर्ल्ड कप का आगाज जो मेगा इवेंट है ये 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में जो है वो खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस T20 सीरीज के बाद जो है वो आयरलैंड भी जाएगी, जहां पाकिस्तान जो है वो उससे पहले जो है मुतादिद मैचेस में शिरकत करेगी। लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान को अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों और सिलेक्शन को भी जो है वो हतमी शक्ल देने में मदद मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस सीरीज में जो है अपनी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचेगा और उसके बाद पाकिस्तान का जो हतमी स्क्वाड है उसका जो है वो फैसला और अनाउंसमेंट की जाएगी। नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है T20 सीरीज में। खासतौर पर 2 खिलाड़ी अंबर कायनात और सायरा जमी को जो है जरूर शामिल किया गया है, ताकि जो टीम मैनेजमेंट है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को आजमाए और यहाँ पर ट्राई आउट करे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की वनडे में रही है, आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं होगा कि पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज में भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए और वर्ल्ड कप से पहले अपने मोराल को मजीद बुलंद करे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार, आपने अपडेट किया। तनवीर, आपने वनडे सीरीज़ का तो आपने अहवाल लिया होगा, पाकिस्तान 3-0 जीता, कन्विंसिंगली जीता। और वसीम ने का जो कहना है कि कुछ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए थी, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ पूरे सीरीज में। देखिए मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल मेरा कहना कुछ डिफरेंट है। जीत होती है, जीती आपकी टीम, लेकिन कैसे इंप्रूव करेंगे हम? जो मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से जो सोचता हूँ, क्या खुशी तो मिल गई आपको जी, आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, सही है, वुमेन्स इकट्ठी हो गई, ट्रॉफी उठा ली, सेलिब्रेट कर ली, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन ये चीज़ इंप्रूव कैसे होगी?
क्या 8वें नंबर की टीम 12वें नंबर की टीम से खेल के इंप्रूव करेगी अपनी क्रिकेट को, या 8वें नंबर की टीम 6ठे नंबर की टीम से, 5वें नंबर की टीम से, 4थे नंबर की टीम से, दूसरे नंबर की टीम से खेल के अपनी रैंकिंग ऊपर करेगी? यही तरीकेकार है ना। बिल्कुल, इसका obvious ये answer है। तरीकेकार कभी नहीं हो सकता कि आप अपने से देखें, जब भी आप अपने से नीचे की टीम से क्रिकेट खेलेंगे 100% सबको आइडिया होगा आप उसको हरा देंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो आपसे नीचे की है। तो जब ऊपर होगा तो तब आपको पता चलेगा इनको खिलाएं, ये सीनियर लड़की को खिलाएं, ये जूनियर को खिलाएं, ये डगआउट की लड़की को खिलाएं जिसको बाहर रखा हुआ था, जिसको मौके नहीं मिल रहे थे, किसको खिलाएं। आपकी वीकनेसेस हमेशा अच्छी टीम के खिलाफ आप खेलते हैं तो आपको पता चलती है। अभी अगर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत लिया तो वो वीकनेसेस पे इतना बात नहीं होती है, वो होगा पता क्या, कप्तान खुश हो जाएगा मेरी कप्तानी में टीम जीत गई, प्लेयर खुश हो जाएगा मैंने परफॉर्मेंसेस दे दी, कोचिंग स्टाफ आपका खुश हो जाएगा, ठीक है कि जी देखिए जी हमने बड़ी जबरदस्त कोचिंग कर दी, सब कुछ किया। ये हमने क्या बोला इस दफा के यार विमेंस ने हर मैच में 300 रन किए। क्या इससे पहले किसी बड़ी सीरीज में 300 हुए हर मैच में? उसकी रीजन है ना, इसमें भी आपके कैचेस बहुत छूटे हैं। चले मैं कैचेस की बात ही नहीं करता, कैचेस तो चले किस्मत लक चांस ये तो चलता रहता है, लेकिन अगर हम ये खुश हैं कि 300 हर मैच में किए, भाई मैं अगर अपनी सोच अपनी नजर के हिसाब से देखूं ना, आप ये बड़ी टीम के खिलाफ हर मैच में 300 करेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट कहां जाएगी? हमने उसके ऊपर काम करना है। अब वो काम कैसे होगा कि हमने अपने से बड़ी ऊपर की रैंकिंग की टीम से सीरीजें रखनी है, चाहे वो आप ट्रायंगुलर सीरीज रखें, चाहे आप सिंगल टीम के साथ रखें, चाहे आप कुछ भी रखें, तब आपको फायदा होगा। अदरवाइज हम इसी तरह कम करके, यार ये बातें हम पाकिस्तान टीम के लड़कों के लिए नहीं करते कि आप अपने से ऊपर की टीम से खेलें, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। वसीम भाई बस चलते चलते प्रोग्राम का अख्ताम है, हम ये मौजू को हम कल भी छेड़ेंगे और परसों भी छेड़ेंगे इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में। आपके नज़दीक क्या तरीका है, क्योंकि आयरलैंड से पाकिस्तान पहले भी खेला था, साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तान रिसेंटली खेला है, उसके अलावा न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तान खेला है 2017 के अवाइल में। तो पाकिस्तान खेलता तो है लेकिन कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिलते बड़ी टीम से खेलने में, इसकी क्या वजह है और क्या सद्देबाब है आपके ख्याल में? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो तनवीर ने बात की है, आपको याद हो कि सीरीज से पहले मैंने बात की थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी उस टाइम पे कि जी जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, ऐसा कि 2 टीमें भी डिस्कस हुई थी। तो उस टाइम मैंने भी यही बात की थी कि हमें कोई फायदा नहीं होना उस चीज से, उससे तो बेहतर है कि हम अपनी जो बेस्ट लड़कियां आपस में ही कैंप के अंदर मैचेस खेलें, आप तगड़ी टीम से खिला सकते हैं तो हम खेलें। इसका वो जो तनवीर बात कर रहे हैं मैं टोटली एग्री, और मैंने सीरीज से पहले वही बात की थी और अभी भी उसी पे कायम हूँ कि हमें अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना चाहिए। अब खेल लिया है, अब जीत गए हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ना प्लेयरों के ऊपर वो नाजायज इस तरह वो करते हैं कि इसके खिलाफ कर लिया उसके खिलाफ कर लिया। इसका फायदा हमें देखिए, अब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में भी नहीं होना कि फाल्स अलार्म आपको मिल सकते हैं ना, जहाँ पे जिसने रन किए नॉट नेसेसरली कि वो आपकी वर्ल्ड बीटर है इस टाइम पे या अच्छी टीमों के खिलाफ रन करेगी। तो इन ऐसी सीरीज के या इससे बस यही है कि वो जिम्बाब्वे के लिए अच्छा है कि उनको एक्सपीरियंस हो गया अपने से बेहतर टीम खेलने का। हमने अगर इम्प्रूव करना है तो हम तो खेलते ही नहीं है ना, ऑलमोस्ट ना खेलने के बराबर है। और अगर जो थोड़ा बहुत खेलते हैं तो वो ऐसी टीमों के अगेंस्ट खेल लेते हैं तो फिर हम इम्प्रूव कहाँ से करेंगे? साल में या 2 साल बाद आप ऑस्ट्रेलिया से 1 दफा खेलते हैं, इंडिया से आप 1 दफा खेलते हैं, इंग्लैंड से आप इसी तरह 1 दफा खेलते हैं, तो उनसे फिर कैसे जीतेंगे हम? तो ये इसका हमें फायदे से ज्यादा ना टाइम्स नुकसान हो सकता है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर साहब का भी शुक्रिया, अब मैं आपका भी देखने का शुक्रिया। वुमेन क्रिकेट पाकिस्तान खेला 97 से, पहला वर्ल्ड कप 97 में खेलने गई थी पाकिस्तान की टीम, शाहिदा खान कप्तान थी। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, और आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का है वो पाकिस्तान के पास है। किरण बलोच 242 रन, शाहिदा खान 13 विकटें, तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे पाकिस्तान ने, लेकिन तसलसल नज़र नहीं आता वुमेन क्रिकेट में, और यही मामला मेंस क्रिकेट में भी है, यहाँ भी तसलसल की कमी है। खैर आज के प्रोग्राम में हमने जो भी डिस्कस किया उसके ऊपर आप अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।